अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज हम लेसन नंबर 4 साइकोलॉजी का पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं अपना ना लेक्चर। Perspective, model, or approach. A paradigm in the psychology is a distant way of describing, observing, understanding, and predicting any given psychological phenomena. अब ये बता रहे हैं कि पैराडिगम साइकोलॉजी में क्या चीज़ है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी पेशेंट को, उसके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को। अब ये इसमें और इतना इम्पोर्टेंट, द प्रोफेशन एज वेल एज स्टूडेंट इन ऑर्डर टू कॉन्सेप्शलाइज एंड ऑर्गेनाइज द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नीड अ मॉडल और अ पैराडिगम। देखिए जी, अगर किसी प्रोफेशनल या किसी स्टूडेंट को कोई बीमारी या किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उन्हें एक मॉडल ज़रूरत होगा या पैराडिगम टाइप की कोई चीज़ ज़रूरत होगी जिससे वो अपनी रिक्वायर्ड पूरी फुलफिल कर सकें और टू टेस्ट कर सकें अपने हाइपोथेसिस को। इसके बाद जी मेटेरियलिज्म, आल बिहेवियर है साइकोलॉजिकल बेसिस। देखें जी, मेटलिज्म में कहा जाता है जितने बिहेवियर होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल बेसिस होती हैं। अब इसमें बता रहे हैं जी बायोकेमिकल प्रोसेस विल गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। अब इसमें बता रहे हैं जी किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना को समझा जाए। फिजिकल स्ट्रक्चर और हेरिडिटरी प्रोसेस डिटर्मिन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल। अब उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या उनके हेरिडिटरी प्रोसेस होता है वो डिटर्मिन करता है उनके बिहेवियर को और बिहेवियर पोटेंशियल को। अब फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कैन अल्टर मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है दोबारा भी, इंसान की सोच या उसका फिजिक हमें बता सकती है कि उसके दिमाग की हालत कैसी है और उसका बिहेवियर कैसा है। अब जब बता रहे हैं जी किसी भी चीज़ की एबनॉर्मलिटीज़ की रूट या उसके डिसऑर्डर्स को हम किस चीज़ में ढूंढते हैं, बायो में ढूंढते हैं यानी बायोलॉजी में ढूंढते हैं और रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन, और उसके बाद हम उसकी मेडिसिन देखते हैं, उनकी मेडिकेशन करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं जी। हिस्टोरिकल रूट ऑफ अ बायोलॉजिकल मॉडल आर वेरी ओल्ड, डेटिंग बैक टू एटलीस्ट द टाइम ऑफ हाइपोक्रेट्स। बहुत पुराना है जी बायोलॉजिकल मॉडल का रूट जो है हिस्टोरिकल। अगर हम चेक करें तो वो हाइपोक्रेट्स के दौर की हैं। हाइपोक्रेट्स कौन थे, उनका टाइम क्या था? याद रखें वो 460 टू 377 BC में मौजूद थे। ये ग्रीक फिजिशियन थे और फिलोसफर थे। उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हाइपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और उन्होंने बात की थी जी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में। उन्होंने बताया कि रैशनल नॉलेज को सर्व अ पाथ फॉर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैलन, 109 से 199 AD तक थे। ये ग्रीक पेरेंट्स थे इनके। ये बॉर्न टू ग्रीक पेरेंट्स इन एशिया मिनोर। ग्रीक फिजिशियन थे, empirical approach who reject the old doctrine and relied on his observation and research, correctly identify various parts of the nervous system. अच्छा जी, गैलन जो थे ना, इन्होंने पूरा नर्वस सिस्टम को उनका आइडेंटिफाई करेक्टली किया था और बताया था कि हर पार्ट क्या काम करता है। उन्हें पूरी गिरफ्त हासिल थी पूरे नर्वस सिस्टम के पर। अब ये एनाटॉमिकल स्टडीज़ के बारे में काफ़ी मशहूर थे। इन्होंने एनाटॉमिकल स्टडी की थी जानवरों पर और ऑब्जर्वेशन की थी ह्यूमन बॉडी फंक्शन पर। जूलियन ऑफ डिला मैट्री 1709 से 1751 AD तक थे। अब ये फ्रेंच प्रेस थे यानी टर्न फिजिशियन। ये फ्रेंच पादरी थे और ये फिजिशियन बन गए। इन्होंने चेक किया ना कि इन्हें बुखार हुआ तो इन्होंने चेक किया कि इनकी बुखार की वजह से इनकी फिजिकल कंडीशन भी अफेक्ट हुई है और इनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई है। उन्होंने कहा कि बॉडी जो है ना वो मशीन की तरह है और जो सोल होती है वो दिमाग का से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। सो दिमाग जो होता है वो जिस्म का एक हिस्सा होता है। इसके बाद कैबिन आ जाते हैं। कैबनिस फ्रेंच फिजिशियन थे और कॉन्शियसनेस, ये फ्रेंच फिजिशियन थे और इन्होंने बताया था कि इंसान का जो शऊरी हिस्सा है दिमाग का वो कैसे काम करता है और प्रूव किया था कि एक गिलोटीन विक्टिम है वो जो हमें बताता है, मतलब अगर आप इसे बहुत सिंपल कर देना तो ये बताया था कि कॉन्शियसनेस दिमाग का एक फंक्शन है और प्रूव करते हैं इस फैक्ट को कि अगर इंसान किसी जगह हादसा हो जाता है, हादसे के बाद उसके साथ क्या होता है वो उसे नहीं याद, सो वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं जी फिलिपी पाइनल 1745 से 1826 AD तक हैं। फ्रेंच फिजिशियन है
ओहो, ये कहाँ चला गया? French physician have believed that abnormal behavior is caused by some hereditary defect or a nervous system defect. अब ये French physician थे फिलिपी फाइनल, इन्हें यकीन था कि abnormal behavior होता है वो किसी न किसी नर्वस सिस्टम के मसले की वजह से होता है या उसे हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है, यानी जीन्स का प्रॉब्लम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी विलियम ग्रिसिंगर 1817 to 1868 एडी तक हैं। ये जर्मन साइकाइट्रिस्ट हैं और इन्होंने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर को अज्यूम किया था कि वो किसी ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है पाल ब्रोका 1824 से 1880 तक। ये फ्रेंच सर्जन है एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यानी हड्डियों के डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया जी कि his main contribution with reference to localize the function specific area of a brain are responsible for specific function। उन्होंने बताया जी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हर हिस्सा एक किसी खास मकसद के लिए किसी खास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने एक और भी था कि उन्होंने बताया था कि जो हम बोलते हैं कि दिमाग के किस हिस्से से होता है, यानी उन्होंने स्पीच सेंटर को डिस्कवर किया था ब्रेन के अंदर। इसके बाद है जी एमिल क्रिपलिन 1856 से 1926 एडी तक हैं कि जर्मन साइकाइट्रिस्ट हैं। उन्होंने बताया था फिजिकल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस एंड गेव द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने 1809 से 1882 एडी तक बताया था कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। अब अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज वुड अकर बाय चांस बट कुड इन टर्न बी पास बाय ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। अब उन्होंने बताया ना कि इंसान के अंदर डार्विन की थ्योरी थी ना, डार्विन ने बताया कि भी वेरिएशन हो सकती है, यानी तब्दीली आ सकती है इंसान की स्पीशीज़ में, यानी उसके जीन्स जीनोम्स में। और मे भी कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो मतलब बाई चांस आ गई हो, इंडिविजुअल के जीन्स चेंज हो गए हों, लेकिन ये ज़रूर है कि वो फ्यूचर में उसकी जनरेशन में ज़रूर पास होगा। कि यदि जीन चेंज हो गए ना, अब वो चेंजेस आगे आगे चलती रहेंगी डीएनए के थ्रू। गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके मुताबिक ये था कि जो ज़्यादा मजबूत होगा वो ज़्यादा अर्से तक जिएगा, जिसके पास ज़्यादा हौसला वो ज़्यादा अर्से तक रह सकता है, यानी जो सस्टेन करेगा वो ज़्यादा पास डाउन रहेगा। अब बायोलॉजिकल मेडिकल थ्योरीज में पहले हमारे पास थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी, दूसरी है डायसिस स्ट्रेस थ्योरी, तीसरी है बायोकेमिकल थ्योरी। अब हम जेनेटिक थ्योरी में एक और थ्योरी देख लेते हैं कि उन्होंने ज़्यादा बेहतरीन दी है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जी। फिर दूसरी हमारे पास है जॉर्जियस जॉन मेंडल 1822 to 1884। ये जीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी लॉ ऑफ जेनेटिक इन्होंने दिया था। अब बायोकेमिकल थ्योरी में होता क्या है जी? अब बायोकेमिकल थ्योरी में कहा जाता है कि थोड़ा सा भी केमिकल इंसान के बॉडी प्रोड्यूस करेगी ना तो बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगी, जो बाद में रिसर्च से हो गया साबित। अब डायसिस स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है? प्रीडिपोजिशन यानी डायसिस इंक्लूडिंग जीन्स का तब्दील होना या अपनी जगह से हट जाना या किसी स्ट्रेस एनवायरनमेंट के अंदर या उस एनवायरनमेंट के साथ उसका कंबाइन करना एक एबनॉर्मल बिहेवियर काज करता है। दो चीज़ें होती हैं, जीन्स का अपनी जगह से हट जाना और एनवायरमेंटल बिहेवियर या स्ट्रेसफुल एरिया हमारे पास कंबाइन करेगा तो एक एबनॉर्मलिटी बनेगी। ट्रेट आर इन्फ्लुएंस बाय जीन्स एंड बाय एनवायरनमेंट। ट्रेट्स होते हैं जी, ये आपने पढ़े होंगे बायो में। ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस होते हैं जीन्स के थ्रू होते हैं और एनवायरनमेंट के थ्रू होते हैं। फोकस ऑफ स्टडी जो है हेरिडिटी है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स हैं, नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर होता है। चलिए देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। ये एक ऐसा साइनेप्स ऑफ द न्यूरॉन है जो रिलीज करता है एक स्पेशल केमिकल जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। याद रखें न्यूरोट्रांसमीटर 1920 तक में डिस्कवर हो चुका था, बट उसके एविडेंस या रिलेशनशिप विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मिलते हैं 1950 से। और या एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 50 से ज़्यादा या 50 न्यूरोट्रांसमीटर इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं? इसका जी पहला है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ये हमारे प्रोसेस लर्निंग का ख्याल रखता है, मेमोरी को बताता है और मसल्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है हमारे पास डोपामाइन, ये मोटर एक्टिविटी करता है, कोऑर्डिनेशन और इमोशनल एंड मेमोरी को स्ट्रेस करता है।
एपिनेफ्राइन जो होता है वो इमोशन को और स्ट्रेस को बताता है। गैबा यानी गैबा गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड एंजाइटी और एरोसल लर्निंग को बताता है। सेरोटोनिन सेंसरी प्रोसेसिंग स्लीप एरोसल को बताता है। ग्लूटामेट एंजाइटी और मूड के बारे में बताता है। हम देखते हैं जी एंडोक्राइन ग्लैंड को। अब ये बताते हैं जी these glands from the body slow chemical communication system, a set of a ductless gland that secretes hormones, special chemical into the bloodstream. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं। अब हम एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं जी। अगर लो सेक्रेशन होगी थायराइड में तो वो एंजाइटी प्रोड्यूस करेगी और उसके सिस्टम है इरिटेबिलिटी यानी इरिटेट होते हैं लोग और उन्हें टेंशन होना शुरू हो जाती है। अगर पिट्यूटरी में सिक्रेशन कम होगी, उसका यानी लेवल कम होगा, तो वो डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगी और उसके सिस्टम होंगे फटीग और एपैथी। और एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन में काज मेजर डिप्रेशन। फिर एग्जाम्पशन ऑफ अ बायोलॉजिकल मेडिकल मॉडल देख लेते हैं जी। CNS स्टैंड फॉर क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब एबनॉर्मलिटीज जो काज होती हैं ना, वो CNS में किसी खास जीन के चेंजेस, लोकेशन के चेंजेस की वजह से होती हैं। अब इनके दो ओरिजिन्स होते हैं जी, बायोलॉजिकल ओरिजिन और फिजिकल ओरिजिन। याद रखिएगा, फिजिकल ओरिजिन आर बेस्ट एबल टू ट्रीट डिजीज ऑफ द CNS और डिजीज इन द CNS आर नॉट करंटली स्पेसिफिक। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास किधर गया, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ अ ड्रग टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ लेस सर्वे डिसऑर्डर। आगे हमारे पास है नोकोसिस। द वर्ड नोकोसिस डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग बी नम। ओके गाइस, थोड़ा सा रह गया है, चलिए जी देखते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाइको एनालिसिस ड्रग गिवन अमाउंट दैट प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ अ ग्रॉगिनेस। फिर कीमोथेरेपी है जी। नाइको एनालिसिस में ड्रग दी जाती है आपको मखनूदगी के लिए। कीमोथेरेपी में होती है ये थेरेपी हमारे पास ट्रीट करती है मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर को विद ड्रग और केमिकल में। ट्रैंक्विलाइजर्स में सूदिंग इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट्स पैदा होते हैं। एनर्जाइज में एनर्जी मिलती है। टाइप्स ऑफ ड्रग देख लेते हैं। स्टिमुलेंट है, कोफेन, नोकोटेन, कोकेन है। डिप्रेसेंट, अल्कोहल, बारबिट्यून। अच्छा जी गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।